हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, अपने अगर एग्जाम में कुछ आता है तो आता है अगस्त ऑफर के बारे में पूछा जाता है कि अगस्त ऑफर क्या था, क्रिप्ट मिशन क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था। इसके पीछे एक पूरी कहानी है मेरे भाई, और उस कहानी को जानना आपका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है आपको बताना। तो पहले सबसे पहले देखो 1935 के ऊपर चलते हैं। देखो, अगस्त ऑफर आता है 8 अगस्त 1940 को। उससे पहले बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि थोड़ी जानते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि उस समय क्या हुआ था। सबसे पहले देखो भाई, 1935 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में क्या कहा जाता है कि भाई प्रांतों में चुनाव होंगे, हैं? प्रांतों का द्वैध शासन खत्म कर दिया। अब इस 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव होते हैं 1 अप्रैल 1937 को। कब होते हैं? 1 अप्रैल 1937 को। कितने प्रांतों में चुनाव होता है? 11 प्रांतों में चुनाव होता है। कितने प्रांतों में भाई? 11 प्रांतों में इलेक्शन होता है 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1937 को। इन 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में, कितने में? 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार होती है। कितनों में? 8 प्रांतों में। अब देखो, जबकि 8 में से 6 प्रांतों में तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है, 2 प्रांतों में गठबंधन के साथ सरकार बनाती है। अब बाकी के 3 प्रांत बचे जिनमें कांग्रेस की सरकार नहीं होती, वो है सिंध प्रांत। कौन सा? ये देखो, अपने भारत का मैप है 1937 का, ये सिंध प्रांत। यहां कांग्रेस की सरकार नहीं होती है, यहां होती है यूनाइटेड पार्टी ऑफ सिंध। कौन होती है? यूनाइटेड पार्टी ऑफ सिंध की सरकार बनती है। ये पंजाब, आज का पंजाब, आज का उत्तराखंड का एरिया, और जो पाकिस्तान में लाहौर वाला एरिया वो पंजाब। यहां पे सरकार बनती है यूनियनिस्ट पार्टी। किसकी? यूनियनिस्ट पार्टी, सर सिकंदर खां और सर छोटू राम जी के नेतृत्व में ये पार्टी। तीसरी जगह है बंगाल। देखो, यहां बंगाल में जो तीसरी पार्टी, कर्षक प्रजा पार्टी। कौन सी? कर्षक प्रजा पार्टी। ये पार्टियां बिना कांग्रेस के समर्थन के अपनी सरकार बनाती है। यहां पे ओके एक के फजूल हक साहब बनाते हैं बंगाल में। अब देखो, छोटी सी बात करना चाहूंगा। देखो, इतना बड़ा अपना प्यारा हिंदुस्तान है, लेकिन जो ये एरिया दिख रहा है ना भाई, जो ये माटी के कलर का, ये इस एरिया में इलेक्शन नहीं होते हैं। इस एरिया में राजा रजवाड़े हैं जिन्होंने ब्रिटिश से संधि कर रखी है। तो केवल 11 में ही इलेक्शन होते हैं। कौन कौन से 11? आपसे कोई पूछे, देखो, असम, बंगाल, बिहार, ये उड़ीसा वाला एरिया, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया। कौन सा? देखो, ये इन 6 में आपको कोई पूछे कि बहुमत 6 में किन किन में था, तो बहुमत बता देना 6 में। तो 6 में बहुमत किन किन में? देखो, मद्रास में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से, मद्रास, बंबई, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत। जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रहती है बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। लेकिन यहां पे बंगाल को छोड़ के इन दो में वो अपनी सरकार भी बना लेती है। तो अभी पंजाब और सिंध में कांग्रेस को सीट नहीं मिलती है। जबकि एक चीज और याद रखना, सिंध में मुस्लिम लीग को सीट मिलती है 0। इस सिंध में। पंजाब में मिलती है 2। कितनी मिलती है भाई? 2 मुस्लिम लीग, और यहां मिलती है 0। अब आप आधार देखना कि किस आधार पर मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दे दिया गया था। तो अब ये चुनाव हुआ। अब इन चुनावों के आधार पर ही हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव वगैरह क्या था। तो आप समझ गए कितने? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। कांग्रेस को 8 प्रांतों में सरकार बनाने का मौका मिलता है, 3 में वो सरकार नहीं बना पाते। 3 कौन कौन से? बंगाल, सिंध और पंजाब। तो इन 3 में वो सरकार नहीं बना पाते। इन 3 में सरकार कौन बनाता है? सिंध में यूनाइटेड पार्टी ऑफ सिंध, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब की है वो बनाती है। यहाँ पे कर्षक प्रजा पार्टी बनाती है बंगाल में। अब होता क्या है, कांग्रेस मुस्लिम लीग को कहता है कि आप, मुस्लिम लीग तो कहीं होती नहीं है सरकार, किसी जगह मुस्लिम लीग का कोई नहीं है, फिर भी कांग्रेस मुस्लिम लीग को कहती है आप मेरे मंत्रिमंडल में आ जाओ, ठीक है, आप काम। लेकिन मुस्लिम लीग के ऊपर शर्त थी कि आप ज्यादा ये बकवासबाजी नहीं करोगे, हमारा सहयोग। ठीक, यहाँ पे 1937 के इलेक्शन के बाद जो मंत्रिमंडल बनता है 8 प्रांतों में, तो कांग्रेस उसको अपने साथ लेके आना चाहती है। मुस्लिम लीग साथ नहीं आती, लेकिन कांग्रेस के ऊपर क्या करती है? आरोप लगाते हैं। किन चीजों का? मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों के खिलाफ यह प्रचार किया कि इन मंत्रिमंडलों में हिंदू राज्य हैं, वहां पे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं। एकदम कल्पित कहानियां, मतलब मन घड़त कहानियां बनाई कि अत्याचार हो रहे। इन कहानियों पर जांच के लिए एक समिति बनाती है। वो समिति बनती है पीरपुर के राजा मोहम्मद मेहंदी के नेतृत्व में। एक समिति जांच बनती है, और वो भी फिर इन चीजों को पुष्टि करती है कि हाँ भाई, इनके ऊपर अत्याचार हुए हैं,
अब कांग्रेस कह रहे हैं कि पीरपुर की रिपोर्ट में कांग्रेस कहती है कि ये चीजें कपोल कल्पित है, मतलब झूठी कहानियां हैं, इन पे आप आयोग बना के जांच क्यों नहीं करा ले? तो मुस्लिम लीग वहां पीछे हट जाता है जांच कराने के लिए। तो आपसे कोई पूछे समझ जाओगे, पीरपुर के राजा मोहम्मद मेहदी 1938 में मुस्लिम लीग के कहने पे जांच होती है। अब उत्तर प्रदेश के गवर्नर ब्रिटिशर थे, उन्होंने भी पीरपुर की कमेटी के बारे में ये बातें गलत कहा कि कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करे, कांग्रेस अपना न्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। अब पीरपुर की जो रिपोर्ट थी उसको करसक प्रजा पार्टी जो बंगाल में है, ठीक, वो पार्टी क्या करती है, फजूल उल हक के नेतृत्व में वो भी इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है कि हाँ वाकई में उत्तर प्रदेश जो हिंदू शासित एरिया है इनमें अत्याचार हो। क्या लिखते हैं, कांग्रेस प्रशासन में मुसलमानों पे अत्याचार, इस शीर्षक से ये किताब लिखती है। तो मतलब हिंदुस्तान में क्या है कि दोनों पार्टियों में कोई गठजोड़ नहीं है, मुस्लिम लीग खिलाफ है, जबकि वो बड़ी पार्टी नहीं थी, एकदम छोटी सी पार्टी थी, टुच्ची भर की पार्टी मुस्लिम लीग, उससे तो बड़ी करसक बरजा पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी है, सिंध यूनाइटेड सिंध पार्टी है, फिर भी उसको तवज्जो दी जा रही थी। अब उसी समय समांतर क्या होता है, वर्ल्ड में पैरेलल क्या हो रहा है, उसी समय दुनिया में 1 सितंबर का वो दिन जब 1939 को प्रथम वर्ल्ड वॉर की घोषणा होती है। क्या होता है भाई, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय वर्ल्ड वॉर, मैं प्रथम बोल गया इसके लिए माफी चाहूंगा। तो 1 सितंबर 1939 को पर द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होती है। कैसे होती है घोषणा, इसमें क्या होता है, ये जर्मन पोलैंड पे आक्रमण कर देता है। तो जर्मन जब पोलैंड पे आक्रमण करता है उसमें वो रशिया से संधि कर लेता है कि मैं आप पे आक्रमण नहीं करूंगा, पोलैंड को अपन दोनों डिवाइड कर लेंगे। तो रशिया शांत रहता है। तो जर्मनी जैसी पोलैंड पे आक्रमण करता है 1 सितंबर को, तो 3 सितंबर किसको, 3 सितंबर को मेरे भाई फ्रांस और इंग्लैंड जर्मन के खिलाफ वार की घोषणा कर देती है। तो इधर भारत भी है, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज सरकार ने हमारे भारतीय जो मंत्रिमंडल है 11, जिनमें 8 कांग्रेस के हैं राज्यों में, 3 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें हैं, उनसे बिना सलाह मशवरा किए हुए हिंदुस्तान को भी युद्ध में झोंक दिया, कहा कि हिंदुस्तान भी युद्ध में शामिल। अब कहानी यहां से शुरू होती है, अगस्त प्रस्ताव की और क्रिप्स मिशन की। तो आपसे कोई पूछे कि क्या घटना घटी, जर्मन ने पोलैंड पे आक्रमण किया 1 सितंबर को, तब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब राजनीतिक पार्टियों से पूछा नहीं, तो उसी समय हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन, लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने गांधी जी के साथ शिमला में मीटिंग की, बातचीत की। तो गांधी जी ने कहा कि मैं पर्सनली रूप से तो आपका सहयोग करता हूं, मेरी आपके प्रति सहानुभूति है ब्रिटिशर्स के साथ कि आप पे आक्रमण हुआ है, लेकिन मैं ये निर्णय नहीं लूंगा कि मैं आपको साथ दूंगा नहीं दूंगा, ये कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति करेगी। कांग्रेस कार्य समिति मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC। अब ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या है, 1920 में इसकी स्थापना होती है, आज भी इसका अस्तित्व है। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही अकेला निर्णय नहीं लेता, जैसे अपने प्रधानमंत्री के पास में कैबिनेट मिनिस्टर होती है, वैसे ही कांग्रेस में प्रेसिडेंट के पास में CWC थी। इसमें 15 व्यक्तियों का एक समूह होता है। देखो ये मीटिंग हो रही है, इसमें 15 व्यक्तियों का एक समूह होता है, कांग्रेस की कार्यकारी कार्य समिति, इसमें 15 व्यक्तियों का समूह होता है, वो डिसीजन लेता है। तो गांधी जी ने कहा ये डिसीजन मैं नहीं लूंगा, ये डिसीजन कांग्रेस की कार्यकारी समिति लेगी, और जो उनका डिसीजन होगा मैं उसी के डिसीजन के अनुसार बात करूंगा। तो उसी समय ब्रिटिशर्स ने एक और घोषणा की कि जो युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वॉर द्वितीय हो रहा है, इस युद्ध के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र के शोषण का अंत होगा और प्रत्येक जाति को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। तो इसमें मतलब कांग्रेस के नेताओं में, भारतीयों में एक आशा जगी कि हमें भी आजादी मिलेगी, क्योंकि ये उन्होंने घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि प्रत्येक राष्ट्र के शोषण का अंत होगा और प्रत्येक जाति को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा मेरे भाई। तो आपसे कोई पूछे तो ये घोषणा हुई, लेकिन कांग्रेस ने अपना कार्यकारी समिति की मीटिंग होती है कब, 10 अक्टूबर 1939 को। 1 सितंबर को वार की घोषणा होती है। कब, 1 सितंबर को जो जर्मनी अटैक करते, 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन घोषणा कर देता है। अब कांग्रेस अपनी जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी है, उसमें की बैठक होती है। उस बैठक में वो ब्रिटिशर से मांग करती है कि युद्ध समाप्ति के बाद में भारत को आजाद किया जाए। क्या किया जाए, युद्ध समाप्ति के बाद में हमारे प्यारे देश को आजाद किया जाए और तत्काल प्रभाव से क्या, तत्काल भारतीय मामलों पे अधिक से अधिक नियंत्रण दे दिया जाए। किनको,
कांग्रेस को। कांग्रेस का मतलब उस समय कांग्रेस और जो छोटे मोटे दल है सबको मिला के उनको अधिकार दे दिया जाए, एक इंतरिम गवर्नमेंट बना दी जाए। तो कांग्रेस ने डिमांड रखी किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने, लॉर्ड लिंगथो के सामने। अब कांग्रेस ने जैसी मांग रखी, कांग्रेस की मीटिंग होती है 10 तारीख को, 17 अक्टूबर को कांग्रेस की मांग को दरकिनार करते हुए भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड लिंगथो क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? कि भारत को वर्ल्ड वॉर के बाद में अधिराज्य की स्थिति, डोमिनेट स्टेटस। अधिराज्य का मतलब आप स्वतंत्र नहीं है, आप हमारे अधीन रहिए, लेकिन आपको कार्यकारी वगैरह सब कुछ आपको दे दी जाएगी। तो मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं मानी। कब? अगस्त ओपर में, सॉरी अगस्त ओपर नहीं, अगस्त ओपर बाद में आएगा। कांग्रेस की मांग हुई तो लॉर्ड लिंगथो ने 17 अक्टूबर को 1939 को घोषणा कर दी कि लिंगथो ने कहा भारत को अधिराज्य की स्थिति दी जाएगी। दूसरा, भारत को इस वार के बाद में एक संविधान सभा बनाने का भी राइट दिया। क्या? अंग्रेजी सरकार युद्ध के पश्चात सभी राजनीतिक दलों और देशी नरेशों से परामर्श करके 1935 के कानून में परिवर्तन भी करेगी और हो सके तो संविधान सभा भी बनाने का मौका देगी। तो अब इसके ऊपर कांग्रेस भड़क जाती है, महात्मा गांधी भी भड़क जाती है कि हमने आपसे रोटी मांगी, कि कांग्रेस ने रोटी मांगी, इसके बदले में क्या मिला कांग्रेस को? इन ब्रिटिशर्स ने तो हमको पत्थर दे दिए। तो ये महात्मा गांधी का कोटेशन है, याद रखना। आपसे कोई पूछे कांग्रेस ने रोटी मांगी परंतु उसको पत्थर मिले, तो आपको यह बताना है कि लिंगथो ने जो घोषणा की थी 17 अक्टूबर पे, उसके ऊपर गांधी जी का ये विचार था। अब जैसे ही ये लिंगथो नहीं माने कि भाई कांग्रेस भारत को कंप्लीटली, जो कांग्रेस की मांग थी वर्किंग कमेटी की कि भाई हमको कंप्लीटली आजादी दो, इन्होंने नहीं मानी। लिंगथो ने कहा कि नहीं, अधिराज्य देंगे। तो इसके ऊपर कांग्रेस क्या करती है? वापिस कार्यकारी समिति की मीटिंग बुलाती है 22 अक्टूबर को और घोषणा करती है कि सारे के सारे कांग्रेस जो मंत्रिमंडल बने 8 राज्यों में, जो 11 राज्यों में चुनाव हुए थे, कि 8 राज्यों में जो बनी है वो क्या देंगे? इस्तीफा देंगे। तो सारे मंत्रिमंडल ने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। तो अब 11 में से 3 को छोड़ के, पंजाब, सिंध और बंगाल को छोड़ के बाकी के 8 में राज्यपाल शासन लग जाता है 1935 के अधिनियम के सेक्शन 93 के तहत। इसके तहत 1903 के तहत 1935 के एक्ट के तहत सारे राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गिर जाता है। जो भी मैंने पीछे बताया था, 1937 में जो इलेक्शन होता है, जो जीत के आते हैं वो खत्म हो जाता है। जैसे ये घोषणा होती है, कब होती है? 22 अक्टूबर 1939 को। तो 30 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। अब इस इस्तीफे की खुशी कौन मनाता है? एक छोटी सी पार्टी, जो पार्टी 0 सीट लाती है सिंध में, पंजाब में 2 सीट लाती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मच्छर के समान पार्टी थी वो, लेकिन उसको फिर बड़ा मगरमच्छ बनाया लोगों ने, डायनासोर भी बनाया। वो ये था जिन्ना। तो जिन्ना 22 दिसंबर को घोषणा करता है कि 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है और खुशी भी मनाता है कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल गिर गया। क्यों? पीरपुर की राजा की रिपोर्ट भी यही छपवाते हैं, तथा कथित हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस, अब आपसे कोई पूछे कि मुक्ति दिवस क्या है, धन्यवाद दिवस क्या है, दोनों बताना है। कब आया मुक्ति दिवस, कब है? 22 दिसंबर 1939 को। कंफ्यूजन मत करना, ठीक? अब इसी के साथ मेरे भाई आगे चलते हैं। देखो, जब कांग्रेस की बात नहीं मानी जाती तो कांग्रेस हर बार, जैसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हुआ, तो कांग्रेस में हुआ कि भाई ब्रिटिशर तो हमारी बात नहीं मान रहे, ब्रिटिशर पे वार हो रहे, फिर भी हमारी बात कैसे मनाई जाए? तो देखो, हर बार कांग्रेस का सेशन, जो कांग्रेस के सेशन होते थे वो दिसंबर में होते थे, लगभग दिसंबर में। लेकिन इस बार का सेशन रामपुर में होता है, मार्च में। कब होता है? रामपुर में, मार्च में होता है। कहां पे होता है? सॉरी, रामपुर नहीं, रामगढ़। रामपुर याद आ गया, रामगढ़। मैं माफी चाहूंगा शब्दों का, थोड़ा बहुत इधर मेरी जीभ ऊंची नीची हो रही है। देखो, 53वां सेशन होता है, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसमें ये विचार किया जाता है सेशन में कि हमें सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर। तो गांधी जी कहते हैं कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है, और वक्त आने पे हम सोच के सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट करेंगे, सिचुएशन को देखते हैं। अब जो ये कांग्रेस का सेशन होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद का नाम आती है, आपके दिमाग में आना चाहिए, हिंदुस्तान के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ये थे मौलाना आजाद। 1940 से 1946 तक कांग्रेस के क्या रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं। इस 6 सालों में एक भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है,
1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है और बीच में एक छोटा सा सेशन होता है। मेरठ वाले में जेपी कृपलानी साहब नेतृत्व करते हैं। उससे पहले इंतरिम गवर्नमेंट के लिए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक, तो आपसे कोई पूछे तो कहां पे अधिवेशन होता है? 1946 का मेरठ में। 1940 का कहां पे हुआ? रामगढ़। अब रामगढ़ कहां पे है? ये रामगढ़ है झारखंड। पहले बिहार में आता था, लेकिन अभी कहां पे? झारखंड में, रांची। रांची के जस्ट ऊपर है रामगढ़। अब जैसे रामगढ़ में ये अधिवेशन हुआ तो गांधी जी ने कहा अभी कोई मोमेंट वगैरह नहीं करेंगे, सिचुएशन को भांप रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या होना है। उसी समय पैरेलल रामगढ़ में उसी जगह नेताजी सुभाष चंद्र भी एक सम्मेलन करते हैं। उसका नाम होता है कौन सी है? एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस। एंटी कॉम्प्रोमाइज मतलब कि ब्रिटिशर से कहीं ये कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लेगी कोई। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ब्रिटिशर से किसी का कॉम्प्रोमाइज मत करो, उन पर दबाव डालो और आजादी लो बस। अब ये कॉन्फ्रेंस कहां होते? मार्च में उसी साल 1940 में रामगढ़। मैंने लिखा है बिहार, उस समय बिहार में आता था, अभी है ये झारखंड में। झारखंड में रांची के ऊपर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये अधिवेशन करते हैं, उसका नाम है एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस। अब इसके अंदर कौन कौन? किसान सभा भी होती है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी होता है, जिसकी स्थापना 22 जून 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद ने की। उन्होंने कहा ब्रिटिशर का किसी तरह सहायता ना करो। कैसे? उनको ना तो लोग दो, ना उनको कोऑपरेट करो, है वर्ल्ड वार में मनी पैसे कुछ भी मत दो, कोई संसाधन वगैरह कुछ भी मत दो, अपने आप इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बता देना। अब उसी समय घटना घटती है। घटना यह होती है कि मार्च में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कहां पे? रामगढ़ में, झारखंड में। तो गांधी जी सोच रहे थे कि हमको क्या करना है, सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट करना है या क्या करना है, असहयोग आंदोलन करना है। लेकिन उसी समय जर्मन ने ब्रिटेन के ऊपर बमबारी बहुत तेजी कर दी थी और ब्रिटेन की हालत खराब हो गई। उसी समय महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट है, हम ब्रिटेन की बर्बादी में अपनी आजादी तलाश नहीं करेंगे। आपसे ये कोई पूछे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया। हम ब्रिटेन की बर्बादी में अपनी आजादी तलाश नहीं करते। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक पुनः प्रस्ताव, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी वगैरह पुणे में इकट्ठा होते हैं, उसको पुनः प्रस्ताव कहते हैं, वापस विचार करने के लिए कि अगर सरकार हमारी 2 शर्तें मान ले तो हम ब्रिटिश का सहयोग करेंगे वर्ल्ड वार। ठीक, क्या थी? तो 7 जुलाई 1940 को पुनः प्रस्ताव आता है। कब आता है? 7 जुलाई 1940 को पुनः प्रस्ताव आता है। और इसमें कांग्रेस की 2 शर्तें कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता दो, हमें कंप्लीट आजादी चाहिए, और राजनीतिक दल जो जितने भी छोटे मोटे राजनीतिक दल है उनको आनुपातिक आधार के ऊपर एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। अगर ये दोनों शर्तें मानती है ब्रिटिशर तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में राजनीतिक क्या होती है? हलचल होती है, राजनीतिक परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है भाई? वहां पे जैसे पहले प्रधानमंत्री थे कौन? चैम्बरलेन। कौन थे? चैम्बरलेन। अब चैम्बरलेन की जगह आ गए चर्चिल। प्रधानमंत्री कौन बन गए? चर्चिल। चैम्बरलेन और चर्चिल दोनों एक ही पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है दोनों की, लेकिन प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। चर्चिल प्रधानमंत्री बनते हैं तो हिंदुस्तान के सचिव थे जेटलैंड, उनकी जगह आ गए एम्बरी। और इनकी हिंदुस्तान के प्रति कोई संपत्ति नहीं थी। ठीक, लेकिन इनके ऊपर अंतरराष्ट्रीय प्रेशर था, इंटरनेशनल दबाव था कि आप हिंदुस्तान के नेताओं से बातचीत करके, भाई इतना बड़ा देश है, 25 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, आप वहां से थोड़े बहुत सैनिक भी नहीं जुटा पा रहे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। लेकिन उसी समय अब ये चर्चिल भी नहीं चाहता था कि मैं बातचीत करूं हिंदुस्तान से। तो चर्चिल जब कहा जाता है कि भाई हिंदुस्तान के बारे में बात करना है, कांग्रेस ने कहा कि हमारा पुनः प्रस्ताव मान लो, तो लिंगतो को के बारे में तो चर्चिल खुद कहता है, स्टेटमेंट इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को छीन बीन करने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बना। ये कौन कहता है? ये चर्चिल। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि अगस्त ऑफर है, उससे पहले की घटना है ना, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। तो मना करता है कि नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं करूंगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव बनता है कि वहां से सैनिक वगैरह मिड सहायता वगैरह हमको चाहिए। तो ये दबाव बनता है। 8 अगस्त 1940 को भारत का गवर्नर लॉर्ड लिंगथो ये घोषणा करता है। देखो वहां से कोई आता नहीं है, गवर्नर के द्वारा ही घोषणा होती है। वो कौन थे? वॉइस लॉर्ड लिंगथो ये घोषणा करता है 8 अगस्त को, इसीलिए इसको अगस्त ऑफर कहते हैं। इस ऑफर में क्या था? पहला ये था कि अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि जो अल्पसंख्यक कौन है? जो मुस्लिम है, उनको आश्वासन दिया कि आपको अगर अंग्रेज यहां से जाएंगे तो आपको ऐसी संस्था के अधीन नहीं करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो।
ठीक है, पहला ये। दूसरा इन्होंने कहा कि हम संविधान सभा बना लेंगे। संविधान बनाने के लिए भारतीय के अधिकारों को स्वीकार किया, हम संविधान सभा बनाएंगे वार के खत्म होते ही। युद्ध के बाद संविधान सभा के निर्माण का आश्वासन दिया। ठीक, एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी, वार एडवाइजरी कमेटी, जिसमें भारतीयों को रखा जाएगा। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, कार्यकारिणी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें भारतीय आ जाएंगे। ठीक, कहा कि आपको इतना मौका देते हैं। अब इसके ऊपर कांग्रेस ने कहा कि ये तो गलत है कि आप अगर अल्पसंख्यकों को मतलब बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक के अधीन कर दिया, मतलब ये बहुमत को अल्पसंख्यक की दया पे छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। देखो ये आता है अगस्त में ऑफर, पाकिस्तान की मांग होती है 23 मार्च, लाहौर में अधिवेशन होता है, इस पे पढ़ेंगे अलग से चैप्टर में। 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करते हैं अलग से 23 मार्च को। तो ये अलग है, इस पे अलग बात करेंगे। तो इन्होंने 8 अगस्त के ऑफर में पाकिस्तान को इनडायरेक्टली मान लिया। अब इसके ऊपर कांग्रेस ने इन चीजों को नहीं माना, तो इसके ऊपर गांधी जी ने नेहरू जी ने कहा कि ये तो एक वो होगा कि जैसे कील होती है, दरवाजे में कील ठोक दी, वो ऐसी कील है जिसको मोड़ दिया। देखो आपका घरों में देखो कोई लकड़ी में से कील ठोके उसको मोड़ दो, वो कुछ काम की है नहीं है। देखो ये कील मोड़ दिया, कील कुछ काम की नहीं होती। इन्होंने कहा कि दरवाजे में जड़ी ये रंग नहीं है, जंग लगी कील की तरह। कि जो अगस्त ऑफर है वो कैसे हैं, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। किसकी तरह, दरवाजे। ये स्टेटमेंट किसका है, आप बोल सकते हैं एज डेड एज डोरनेल। तो ये स्टेटमेंट नेहरू का है। किसके ऊपर है, अगस्त ऑफर के ऊपर। अब इसके आगे मेरे भाई, अब आपसे कोई पूछे कि अब अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने मना कर दिया, इसके साथ मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपने डायरेक्ट हमारी बात नहीं मानी पाकिस्तान के लिए, तो अगस्त प्रस्ताव को सारे ही डिक्लाइन कर देते थे। अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त को। अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी और महात्मा गांधी पर्सनली कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को पता चलना चाहिए कि हम आपका सहयोग नहीं करें, आपने हिंदुस्तान को वार में उतार दिया, लेकिन पूरी दुनिया को पता चले। इसके उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया 17 अक्टूबर। कब किया, 17 अक्टूबर। कब क्या व्यक्तिगत, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह। मतलब पहले शिवल्डी मूवमेंट था कि सरकारी कानून तो पूरी जनता नहीं मान रही थी, व्यक्तिगत में पर्सनल व्यक्ति विरोध करेगा, इसमें भीड़ नहीं होगी। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह थे विनोबा भावे साहब। ये वही विनोबा भावे साहब है जिन्होंने भूदान आंदोलन चला, आचार्य, जिनको 1983 में भारत रत्न से नवाजा गया, जिनको फर्स्ट रमन मैग्नीसी अवार्ड, पहला रमन मैग्नीसी अवार्ड जब शुरू हुआ था 1958 में, तो इनको मिला। कब, 1958, रमन मैग्नीसी अवार्ड। भूदान आंदोलन, विनोबा भावे साहब पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह थे जिनको तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यह कहां से हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू, महाराष्ट्र में एक आश्रम है पौनार आश्रम। कहां से शुरू होता है भाई, पौनार आश्रम से शुरू होता है। लगभग 20,000 के आसपास सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक ये भी नारा कि दिल्ली चलो, तो इसको अधिकतर लोग कहते थे दिल्ली चलो आंदोलन। क्या कहते थे, दिल्ली चलो आंदोलन। और ये दुनिया को दिखाना चाहते थे, जैसे ब्रिटिशर्स ने खोखला दावा किया था कि भारतीय हमारे साथ, तो हर जगह ये पता चले कि ये हम इन लोगों के साथ में नहीं है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या, ये सिद्ध करने का था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं, ये दुनिया देखे। तो कब शुरू हुआ भाई, 17 अक्टूबर 1940 को। अब लेकिन खत्म कब होता है, 30 दिसंबर 1941 को ये खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन यूएस के ऊपर वार हो जाता है, उसकी वजह से इसको खत्म कर दिया जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं इसको ऑफिशियली खत्म करता हूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब देखो उसी समय क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 17 अक्टूबर 1940। थोड़े दिनों के बाद में 22 जून को घटना होती है। यह घटना दुनिया में सबसे बड़ी घटना थी। देखो हिटलर ने स्टालिन को कह रखा था, ये सोवियत यूनियन है, यहाँ पे था स्टालिन को कह रखा था मैं आप पे वार नहीं करूंगा, आप मेरे को सहयोग करो, हम दोनों पोलैंड को बांट लेंगे। लेकिन 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबोसा होता है। मतलब यहाँ पे तीनों फ्रंट पे, मतलब कंप्लीटली जर्मनी अटैक करता है। किसके ऊपर, पोलैंड को जीतने के बाद में रशिया पे। और रशिया पे लोगों को ऐसे लटका दिया जाता है, ठीक है, एकदम नंगा नाच होता है मौत का। और उसी समय ये किसने किया, नाजी सेना ने किया। और इनके बीच में पहले संधि और की थी कि हम दोनों आपस में एक दूसरे पे वार नहीं करें। अब वर्ल्ड वार में कौन कूद पड़ा है, रशिया भी कूद पड़ा है। पहले फ्रांस वगैरह इंग्लैंड वगैरह थे, अब रशिया भी कूद पड़ा है जर्मनी के खिलाफ, जर्मन और इटली के खिलाफ। तो अब उसी समय सिचुएशन बदली। जैसी ये सिचुएशन बनने लगती है
तो उसी समय एक आता है अंटार्कटिक चार्टर। अभी अंटार्कटिक चार्टर क्या होता है? रशिया पे आक्रमण हुआ, रशिया के आक्रमण के बाद में 14 अगस्त 1941 को अंटार्कटिक चार्टर। अब अंटार्कटिक चार्टर इसलिए बोलते हैं कि अंटार्कटिक जो महासागर है उसमें एक शिप है, शिप का नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स। उस शिप के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, और ये है चर्चिल, कौन, कहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, यूके के प्रधानमंत्री। ये दोनों मिलते हैं और एक चार्टर बनाते हैं। ये रूजवेल्ट शुरू से सोच रहा था, मतलब 7-8 महीने पहले की वर्ल्ड वार के बाद में दुनिया कैसे होगी, तो उस समय कुछ चीजें रखी गई, इन दोनों ने साइन किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक चार्टर। अब इसके अंटार्कटिक चार्टर में 4 चीजें मेन थी। मेन 4 चीजें थी, वो क्या थी कि सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार, 3 मिनट, सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, कि जो भी देश है उनको आत्म, मतलब हिंदुस्तान आजाद होगा। पहली हमारी मांग तो यह थी कि व्यापार में कोई भी बाधा नहीं आएगी, वैश्विक आधार पे सहयोग होगा, आर्थिक रूप से सामाजिक कल्याण होगा, ठीक है, भय से, मतलब कोई किसी को डराएगा नहीं, समुद्र एकदम फ्री कर दिया जाएगा, और जो भी राष्ट्र आक्रमण कर रहे हैं उनका निःशस्त्रीकरण होगा। ये अंटार्कटिक चार्टर में। अब जैसे अंटार्कटिक चार्टर में ये बातें कौन कर रहा है, बड़ी बड़ी चर्चिल, जबकि चर्चिल हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जैसी ये बातें होती है, उसी समय अंटार्कटिक चार्टर के थोड़े दिनों बाद में यहां पे पर्ल हार्बर है। ये किसका है? ये जापान, ये इसका था, यूएस का। उसके ऊपर 7 दिसंबर 1941 को जापान वार में कूदता और रशिया, यूएस के, ये है जापान, यूएस के ऊपर आक्रमण कर देता है पर्ल हार्बर। और इसी के साथ यूएस पहले इस वार में नहीं था, सेकंड वर्ल्ड वार में, लेकिन वो भी अब शामिल हो जाता है 7 दिसंबर 1941 के बाद में। अब पर्ल हार्बर वार करते हुए जापान इस एरिया पे पूरे, देखो यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, सिंगापुर है, थाईलैंड वगैरह पे पूरे पे आक्रमण करता करता लगभग यहां का 8 मार्च 1942 को रंगून के ऊपर यहां तक पहुंच जाता है। भारतीय सीमाओं पे आकर जापान कहता है कि अब हिंदुस्तान पे आक्रमण करके ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देंगे। अब चर्चिल पे दबाव बनता है। जैसे ये 8 मार्च को घोषणा होती है जापान की, तो चर्चिल हिंदुस्तान में 11 मार्च को घोषणा करता है कि मैं हिंदुस्तान के लिए एक मिशन भेजूंगा, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आता है कब? 23 मार्च को। घोषणा कब होती है? 11 मार्च को। हिंदुस्तान कब आता है क्रिप्स मिशन? आपसे कोई पूछे, 23 मार्च को क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आता है। कब आता है? 23 मार्च को आता है हिंदुस्तान। दिल्ली आता है हिंदुस्तान, महात्मा गांधी से भी मिलता है, महात्मा गांधी जी से मिलता है, और जितने भी हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, जितनी भी पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर है, सबसे ये मिलते हैं और एक राय बनाते हैं कि एक समझौता की कैसे हो। अब क्रिप्स मिशन सिंगल आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपसे कोई पूछे अध्यक्ष, सर स्टॉपफोर्ड क्रिप्स। अब देखो, एक याद रखना, चर्चिल प्रधानमंत्री है कौन से पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से, जबकि क्रिप्स खुद है लेबर पार्टी से। ब्रिटेन में जब युद्ध हुआ तो सारे पार्टियों ने मिलकर एक सहयोगी सरकार बनाई, तो क्रिप्स लेबर पार्टी से था, उस समय विमान का वो मंत्री था और वार कैबिनेट मिनिस्टर में था। वो हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान पे बातचीत कर। अब क्रिप्स ने क्या क्या दिए? 30 मार्च को क्रिप्स ने अपनी 4 चीजें रखी। 4 चीजें क्या रखी? पहली, क्रिप्स ने कहा कि हिंदुस्तान जैसी आज वर्ल्ड वार के बाद में हम हिंदुस्तान को क्या देंगे? पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, केवल औपनिवेशिक स्वराज, मतलब आपको डोमिनेट स्टेटस, पूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं दे रहा था। कौन? क्रिप्स मिशन। 30 मार्च 1930, सॉरी ये गलत छप गया है, 30 मार्च 1942। कब? 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन कहता है कि हम औपनिवेशिक स्वराज देंगे आपको। क्या देंगे? औपनिवेशिक स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे। इसके साथ आप औपनिवेशिक स्वराज में राष्ट्रमंडल में रह भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसके साथ साथ उसने एक चीज गलत बोल दी। क्या बोली? कि वार के बाद में विधानमंडल, जो 11 विधानमंडल है, देखो 11 में, मेरी बात सुनो, 11, अब बाकी के जिनमें राजा रजवाड़े हैं वहां से तो राजा अपना प्रतिनिधि भेजेगा, मतलब आम जनता का तो कोई व्यक्ति आया नहीं। कहा कि इन 11 विधानमंडलों के साथ साथ एक संविधान सभा बनाएंगे जिसमें भारतीय नरेश भी अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। तो मतलब हिंदुस्तान का 3/4, सॉरी 1/भाग तो ऐसे पड़ा था, 1/2 भाग जिसमें राजा रजवाड़े, वहां की आम जनता का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो कांग्रेस ने इस चीज का विरोध किया। इन्होंने कहा कि आप संविधान सभा बना दी। दूसरा, इन्होंने कहा संविधान सभा तो बनेगी, लेकिन वो संविधान सभा में यह कहा कि जो प्रांत, जो 11 प्रांत है, अगर वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहे तो रह भी सकती है, ना रहना चाहे ना तो ना भी रह सकती है। तो इस बात का भी कांग्रेस ने विरोध किया कि भाई ये बात गलत है। दूसरी बात कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु एक संधि की जाए, मतलब हमारे इंटरनल मैटर में ये इंटरफेयर करेंगे, मुस्लिम लीग को ये ऊपर ला रहे थे। दूसरा, जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं होता अंग्रेज
हिंदुस्तान की सुरक्षा करेंगे, गवर्नर जनरल के पास क्या रहेगा, विटो रहेगा। ये इन्होंने इसके अंदर तय किया। अब इसके ऊपर कांग्रेस ने कहा कि हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, ये गलत है, मेरे को तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा कि इसमें पाकिस्तान के डायरेक्ट मांगनी है, तो उन्होंने मना कर दिया। अब उसी समय गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट ये था कि ये क्या है, ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। मतलब इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रेशिंग बैंक, मतलब आपने दे दिया कि ये है भाई 10 जुलाई को आप कटा लेना, या आपको चेक देते हैं 10 जुलाई को बैंक से लेना, लेकिन वो बैंक 5 जुलाई को खत्म हो जाएगी। बात गांधी जी ने कहा कि आपका क्या विश्वास है, आप कल खत्म हो जाओ, आपको जर्मनी रोदने पे तुला हुआ है, आप हमें क्या दे रहे हो, हम इस चीज को नहीं मानते। और पाकिस्तान ने भी इस मांग को स्वीकार कर दिया। और दूसरा, ये अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को भी मांग रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि ये पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार है, तो सारी पार्टियों ने, सबने मिलकर क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। तो आपसे कोई पूछे क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किसने किया, तो सारी पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया। तो अब देख लो कि हिंदुस्तान में इन्होंने कहा, क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि संविधान सभा में भारतीय नरेश अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। तो भाई इन राज्यों जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया, जम्मू वाला एरिया हो गया, इन एरिया की जनता का क्या होगा, उनका तो रिप्रेजेंटेशन आना ही नहीं है। इस चीज का कांग्रेस ने विरोध किया। और इसी के साथ साथ मेरे भाई, ये होती है क्लास खत्म। सारा बयान राम राम। जिसको पसंद आए तो क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछो, अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर करो, अच्छी लगे तो आपको लगे कंटेंट अच्छा है। इसी के साथ सारा बयान राम राम।